हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन। अपन ने जैसे पिछली क्लास में जनरली ब्लड सेल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उनके हीमोपोसिस के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कैसे सेल्स बनती हैं। उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में मतलब एंटीनेटल लाइफ में कैसे सेल्स बनती है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे अब एरिथ्रोसाइट के बारे में या आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, माय प्रॉमिस। आरबीसी के फॉर्म में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आज एनीमिया पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, है ना। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, है ना। रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं, लेकिन ये है स्लंग लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, है ना। मेन इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है इसको, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। जनरली जो टर्म यूज की जाती है वो क्या बोलते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट आरबीसी के बारे में आता है जो अपनी बुक में लिखा हुआ है, वो ये है कि आरबीसी अपनी ह्यूमन बॉडी की मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होती है। अबंडेंट मतलब कि जो प्रचुर मात्रा में होती है ना, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है। आरबीसी अपनी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ब्लड सेल है वो कौन सी है, आरबीसी ही होती है। कैसे, इस पॉइंट को अपन क्लियर करते हैं। देखो, नॉर्मल आपको पता है तीन तरह की सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। क्लियर है बात। आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो होता है मिलियंस में। अपन पढ़ेंगे 3.5 से 4 मिलियन फीमेल में होती है। कितनी मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, मतलब कि 35 से 40 लाख ये होती है फीमेल में। यदि अपन मेल में बात करेंगे तो 4.5 टू 5.5 मिलियन होता है, ठीक है, पर एमएल। ये सॉरी, ये 4.5 से 4.5 होता है एक्चुअली। मतलब थोड़ा ऐसे एरिया है वो डिफर करता है इसका, है ना, नंबर थोड़ा ज्यादा है। ये कितना होता है, 4 से 4.5 होता है फीमेल में, मिलियन पर एमएल बता रहा हूँ ये मैं। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होता है वो होता है आपका 4,000 से 11,000 पर एमएल। प्लेटलेट है वो 1.5 से 4.5 लाख तक होती है, ठीक है। पर आप देखो कहाँ ये ओवरऑल में आपको समझाना चाहूँ, अभी आप कंफ्यूज मत हो। ओवरऑल आप लिख सकते हो 4 से 6 मिलियन तक होती है, ठीक है। कहाँ ये 40-60 लाख, कहाँ ये 4-10 हजार, और कहाँ ये आपके 1.5 से 2 लाख होती है। मतलब कि 99% तो क्या होती है आपकी आरबीसी होती है, लेकिन 1% के अंदर ये आ जाती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जब आपको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था तब भी मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो एक बिल्कुल 1% का बफी कोट जैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक बफी कोट जैसा दिखाई देता है। मेनली तो क्या होता है आपका आरबीसी ही होता है, ठीक है। ये मैंने तब भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया कि सबसे अबंडेंट जो ब्लड सेल पाई जाती है, सबसे ज्यादा कोई ब्लड सेल पाई जाती है तो वो कौन सी होती है, आपके आरबीसी होता है। ये पहला एमसीक्यू आपका आरबीसी से बनता है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सी होती है, वो होती है आरबीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि जो आरबीसी होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, शेप कैसी होती है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, शेप ऑफ आरबीसी क्या है, ठीक है। ये भी काफी बार पूछा जाता है, क्यों होता है, आज अपन इसको डिटेल में देखेंगे। आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव का मतलब आप सब समझते हो सर, नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूँ। बाइकॉनकेव क्या होता है, बिल्कुल डोगनट आपने देखा है, आप कभी डोगनट देखना, डोगनट शेप गूगल इमेज डालना, डोगनट खाने की होती है, जैसे होती है ना रिंग रिंग सी होती है, उसको डोगनट बोलते हैं। ये क्या होता है कि सेंटर से तो क्या होता है, सेंटर से तो ये पतला होता है, थिन होता है, जबकि पेरिफेरल से ये क्या होता है, थिक होता है। मतलब कि बीच से तो ये क्या होता है, पतला होता है, और साइडों से क्या होता है, मोटा होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसके साइड्स हैं वो तो मोटे हैं, साइड्स हैं वो तो मोटे हैं, और सेंटर से पतला है। यदि अपन इनका एक ट्रांस सेक्शन काट के देखें तो ये देखो, ये सेंटर है, ये पतला है,
और साइड से मोटा है, तो इसको अपन ऐसे बनाते हैं जनरली। आरबीसी के अपन शेप बनाते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। बाइकॉनकेव शेप, इसका फायदा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि यदि कोई बाइकॉनकेव शेप है तो उसका पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब ये होता है, यदि सरफेस एरिया बढ़ चुका है, सरफेस एरिया बढ़ चुका है मतलब कि गैस एक्सचेंज के लिए भी ज्यादा एरिया मिलेगा, गैस एक्सचेंज के लिए भी मोर सरफेस मिलेगा, ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा गैस के एक्सचेंज कराने के लिए। ठीक है, O2 CO2 गैस का एक्सचेंज होता है तो आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। यदि ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा क्या मिलेगा? गैस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। दूसरा फायदा होता है कि आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आरबीसी क्या बढ़ जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने का फायदा क्या होता है कि आरबीसी इजीली वेसल्स के अंदर क्या कर पाती है? मूवमेंट कर पाती है, कहीं जाके ये प्लग नहीं बनाती, इकट्ठा नहीं हो जाती, मतलब कि सर्कुलेशन अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबल रहती है, अच्छी तरह ये क्या करने लगती है? वेसल्स के अंदर मूवमेंट करने लगती है। तीसरा फायदा ये होता है कि ये मोर हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकती है, ज्यादा स्पेस इसके अंदर राउंड होता है ना तो इतना हीमोग्लोबिन नहीं रख पाएगा, जबकि बाइकॉनकेव में ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाते हैं, मोर हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी, ज्यादा हीमोग्लोबिन को ये कैरी कर सकती है। तो ये बाइकॉनकेव शेप की होती है। बाइकॉनकेव क्या होता है कि सेंटर से पतला और साइड से मोटा, इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव। इसका फायदा क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसका फायदा ये होता है कि फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्यादा ऑक्सीजन को ये कैरी कर पाता है, ये इसका फायदा होता है। तो शेप ऑफ आरबीसी क्या है? बाइकॉनकेव होता है। यदि शेप के साथ साथ अपन ने यहाँ तो अपन ने पढ़ा कि शेप, अपन शेप के साथ साथ इसकी साइज भी देखते हैं कि साइज क्या क्या है। आरबीसी के साइज से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, साइज ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो समझना आरबीसी के अपन साइज के बारे में बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले तो पूछ ही लेता है कि आरबीसी के साइज क्या क्या है। तो समझो, सबसे पहले अपन बात करते हैं डायमीटर की, कि आरबीसी का डायमीटर कितना है। सबसे बेसिकली तो ये पूछा जाता है कि आरबीसी का डायमीटर कितना है। उसके बाद इसकी थिकनेस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? थिकनेस पूछी जाती है। और एक इसका पूछा जाता है वॉल्यूम, कि आरबीसी का वॉल्यूम क्या है। इन तीनों को अपन देखते हैं। आरबीसी का बेसिकली जो पूछा जाएगा वन इंपोर्टेंट वो होता है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। एक आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होने वाला है। अब थिकनेस, इसकी दो थिकनेस देखने को मिलेगी। इसकी यदि मोटाई देखें तो मैंने बताया कि सेंटर से ये क्या होता है? पतला होता है, साइडों से ये क्या होता है? पेरिफेरल से मोटा होता है। तो सेंटर की अलग होगी और पेरिफेरल की क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, अब सेंटर में क्या होती है? सेंटर में बहुत कम देखने को मिलता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। जबकि पेरिफेरल की अपन बात करेंगे तो ये देखने को मिलता है 2 to 2.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। क्लियर हुई इतनी बात? थर्ड पॉइंट आता है कि इसकी वॉल्यूम क्या होता है। तो इसकी वॉल्यूम होती है 80 to 100 फेमेटोलीटर। क्या होता है? फीमेटोलीटर। फीमेटोलीटर, लीटर की स्पेलिंग सही कर लेना। फीमेटोलीटर का मतलब होता है, एक फीमेटोलीटर होता है 10 to the power -15 लीटर, है ना। इसको बोलते हैं फीमेटोलीटर। ये आरबीसी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। कितना होता है? 80 to 100 फीमेटोलीटर। तो अपन ने ये सारी चीज काम आने वाली है, याद रखना। आपको मैं आरबीसी का वो दिखाऊंगा, आरबीसी प्रोफाइल जो अपन सीबीसी में कराते हैं। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल सबसे अबंडेंट सेल होती है सब में। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में भी रेड ब्लड सेल ये मिलियंस में होते हैं, जबकि 1 लाख में होती है, एक किसमें होती है? 1000 में होती है। शेप की बात करें तो बाइकॉनकेव शेप होती है। इसका फायदे अलग है। बाइकॉनकेव शेप होती है कि सेंटर से पतली है, पेरिफेरल से मोटी है, इस तरह से शेप होती है। ठीक है, और इसका फायदा क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, फ्लेक्सिबल होते हैं और ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाती है। ठीक है, साइज देखा अपन ने कि आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर मेन।
थिकनेस सेंटर से 1 to 2 और पेरिफेरल से 2 to 2.5 होती है और वॉल्यूम 80 to 100 फीमेटोलीटर हमको देखने को मिलता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसके नेक्स्ट जो अपन पॉइंट पढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आरबीसी है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, वो एक आरबीसी में नो न्यूक्लियस होता है, कोई न्यूक्लियस, इवन न्यूक्लियस ही नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं पाया जाता, नो सेल ऑर्गेनेल। इसमें ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है ना कोई न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं ये एन्यूक्लिएटेड सेल होती है। क्या होती है? एन्यूक्लिएटेड सेल होती है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसका फायदा है नुकसान है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे एक बात देखने को मिलती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है कि न्यूक्लियस एक सेल का लगभग 50% पार्ट है वो न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, एक सेल का 50% पार्ट न्यूक्लियस बनाता है। यदि न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस खाली होगा, मोर एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस खाली होगा। और बहुत ज्यादा स्पेस खाली होने से फायदा क्या होता है कि उसके अंदर मोर हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा CO2 को वो क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना कोई सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि उसकी वजह से उनके पास एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है जिसमें वो हीमोग्लोबिन को क्या कर पाते हैं? हीमोग्लोबिन को कंसिस्ट कर पाते हैं ज्यादा, है ना। बता देता हूँ कि एक आरबीसी के अंदर अपन आगे जाके देखेंगे कि एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन क्या पाई जाती हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ये डेटा भी अपनी बुक में ही लिखा हुआ है। दूसरा फायदा ये है, पहला फायदा तो मैंने आपको ये गिनाया, दूसरा फायदा इसका ये होता है न्यूक्लियस ना होने का कि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ना होने की वजह से सेल डिवीजन भी नहीं होता है। अब सेल डिवीजन नहीं होने से क्या फायदा है? एक फिक्स लाइफ स्पान इसका बन जाता है। एक फिक्स इसमें लाइफ स्पान, अपन आगे जाके देखेंगे लाइफ स्पान को, एक फिक्स लाइफ स्पान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हमको एक फिक्स लाइफ स्पान देखने को मिलता है जो लगभग 120 डेज का होता है अडल्ट में। अपन आगे जाके देखेंगे कि जो इन्फेंट है उसमें 100 से 120 दिन ही होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस जो बालक होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनके अंदर 90 से 100 होता है। फीटस होता है उसके अंदर और भी कम होता है कि 80 से 90 होता है। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि थोड़ा चेंज होता है, अपन आगे जाके देखेंगे। तो इसके अंदर सेल डिवीजन का जो अपन देखते हैं, इसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। नई आरबीसी बनानी होगी तो यहाँ पे नई आरबीसी बनती है, ये नहीं कि सेल डिवीजन होके दूसरी आरबीसी बन रही है। जो पुरानी आरबीसी होती है जैसे इसके सेल मेम्ब्रेन वीक होगी, इसके में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तीसरा फायदा ये होता है कि न्यूक्लियस नहीं है तो बीच से जगह खाली है, वहां से सेल आरबीसी पतली हो जाएगी। नॉर्मल यदि बीच में सेल ऑर्गेनेल होता तो आरबीसी बीच से भी मोटी होती तो वो राउंड हो जाती। अब बीच में स्पेस खाली है तो आरबीसी बीच में से खाली हो गई तो सेंटर से पतली हो गई, हालांकि ये बाइकॉनकेव शेप मिलती है, बाइकॉनकेव शेप देखने को मिलेगी क्योंकि सेंटर खाली है ना। तो बाइकॉनकेव शेप के अलग फायदा है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाता है। ठीक है, जो अपन ने ऊपर देखे थे ना बाइक को, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाता है, इसके एक अलग ही फायदा होते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस ना होने के फायदे। मेन फायदा है कि ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, ज्यादा हीमोग्लोबिन ये रख पाता है। दूसरा सेल डिवीजन नहीं होती, एक फिक्स लाइफ स्पान होता है। और तीसरे बाइकॉनकेव शेप को अचीव कर पाता है। क्लियर? तो ये अपन ने आरबीसी के बारे में मेन बातें देखी। इसके बाद में अपन ने एक चीज और देखा, यदि आपसे कोई पूछे कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, एक फंक्शन यदि आरबीसी का पूछे मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, तो आपको लिखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। आरबीसी का मेन काम होता है कि जो गैस O2 है या CO2 है, इनको हर टिश्यूज तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है
वो मेन आरबीसी की ही होती है। कैसे, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो, दो तरह के अपन गैस देखते हैं, एक देखते हैं O2 और एक होते हैं CO2। आपको मैं बता देता हूँ कि जो O2 है इसका 97% O2 है जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इस फॉर्म में ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि मैं बात करता हूँ 3% की, तो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में क्या होता है, डिजोल्व होता है और ऐसे ट्रांसमिट होता है। लेकिन मेन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से हो रहा है, बल्कि आरबीसी की हेल्प से होता है। दूसरा अपन ने देखा CO2, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ऐसी है कि 70% CO2 है वो आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट फॉर्म से होता है। किससे, बाइकार्बोनेट की फॉर्म होती है आरबीसी के अंदर। बाइकार्बोनेट भी तो आरबीसी के अंदर ही बनता है, बाइकार्बोनेट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट होता है, उस फॉर्म से बनता है 70%। दूसरा 23% हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्ब एमिनो बनाता है और कार्ब एमिनो के साथ ये ट्रांसमिट होता है। देखिए 7% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन मेन काम ऑक्सीजन यहाँ भी 93% का काम आरबीसी की हेल्प से हो रहा है। CO2 ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 97% आरबीसी की हेल्प से होता है, बल्कि आरबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। यदि किसी टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, किसी टिश्यू तक कार्बन डाइऑक्साइड वहां से नहीं निकल पा रही, तो उसकी जिम्मेदारी आरबीसी की होने वाली है। यदि आपकी बॉडी में आरबीसी कम है, आपको एनीमिया है, तो आपको ऑक्सीजन CO2 की रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी हमको देखने को मिलती है, आगे जाके अपन देखेंगे। जब तो कहते हैं कि एनीमिया में सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अपन ने देखा कि मेन फंक्शन आरबीसी का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस है। अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं, हाँ, कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान देना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, इसको समझना, ठीक है। आरबीसी का रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है, इसको अपन देखते हैं ध्यान से, ठीक है, समझना। देखो, नॉर्मल आरबीसी आपको मैं बताऊं, नॉर्मल जो अपनी आरबीसी होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है आरबीसी के अंदर, और इस नेगेटिव चार्ज को अपन बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। इसका फायदा क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सारी आरबीसी में नेगेटिव चार्ज होता है, और आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, इसी तरह ये भी क्या करते हैं, रिपल्शन करती हैं, रिपल्शन टू ईच अदर, या अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे से दूर दूर रहती हैं आरबीसी, है ना। अब दूर दूर रहने का फायदा है, यदि आरबीसी दूर दूर रहेंगी तो आराम से वो ब्लड में फ्लो होती रहेंगी। यदि आरबीसी दूर दूर ना होकर पास पास रहेंगी तो झुंड बना लेंगी और वो इकट्ठा हो जाती हैं, झुंड बना के इकट्ठा हो जाती हैं, वो फ्लो नहीं करेंगी, वो थोड़ी गाढ़ी, थोड़ा अपन कहते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में हो जाएंगी, वो इजीली फ्लो नहीं हुई, आरबी ब्लड में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, ब्लड में रुकावट देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल क्या होता है कि आरबीसी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको अपन जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इसका फायदा ये कि नेगेटिव चार्ज होकर एक दूसरे आरबीसी एक दूसरे को रिपल्शन करती रहती है, एक दूसरे को दूर भगाती रहती है अपने से, तो अच्छी तरह फ्लो बना रहता है। लेकिन जैसे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक मैं बताऊं इन्फ्लामेशन, है ना, मेन अपन बात कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता है। क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा। पहले जो नेगेटिव चार्ज है अब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, अब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना कि लॉस ऑफ जीटा पोटेंशियल। अब जीटा पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, अब इस पे जीटा पोटेंशियल नहीं रहने वाला है, लॉस ऑफ जीटा पोटेंशियल। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अब ये एक दूसरे को दूर दूर नहीं भगाएगी, तो दूर दूर नहीं भगाएगी तो क्या होगा, ये एक जगह स्टैक हो जाएंगी, कलेक्शन हो जाएगा इनका,
तो कलेक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी कलेक्शन हो जाएंगी एंड सेटल डाउन इन बॉटम, ये बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगी, बॉटम पे जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। उस बॉटम पे जाके सेटल डाउन होने के क्या हो जाता है, अब सेटल डाउन होने का तरीका होता है ना कि हुआ क्या कि आरबीसी ने क्या करा कि अपना सारा पोटेंशियल था वो लॉस कर दिया है, अब इस पे न्यूट्रल हो गया, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, अब एक दूसरे से आरबीसी दूर भाग रही थी, अब दूर नहीं भागेंगी, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, वो कलेक्ट हो जाएंगी। इसको अपन बोलते हैं कि स्टैक और कलेक्ट भी इस तरह से होती है, बिल्कुल सेंटर में जाके कलेक्ट भी इस तरीके से होंगी कि स्टैक ऑफ डिनर प्लेट की तरह स्टैक बनाएंगी। जैसे आप जो डिनर प्लेट या थालियां होती हैं, आप कभी शादियों में गए होंगे तो अपन क्या करते हैं, थाली या प्लेटों को क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं, है ना, प्लेट्सों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं, बिल्कुल इस तरह आरबीसी भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं। ये इसको बोलते हैं स्टैक ऑफ पॉइंट, जैसे पॉइंट का सिक्कों का ढेर होता है उसकी तरह ये इकट्ठा हो जाती है। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन या रोलेक्स अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी, रोलेक्स अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी। तो एक तरह से ये क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। रोलेक्स अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसी अपना जीटा पोटेंशियल को खो देती है और एक जगह इकट्ठा हो जाती है। अब इकट्ठा हो गई तो क्या नुकसान हो गया इसका, अच्छी तरह फ्लो नहीं बन पा रहा, ठीक है। और आप एक चीज और जानना है, आपको बता देता हूँ, एक टर्म और अपन आती है, शायद आपको बाद में अपन पढ़ेंगे कभी, ESR, आपने नाम भी सुना होगा, काफी रूटीनली टेस्ट तक कराया जाता है, इरिथ्रोसाइट, काफी बार डॉक्टर लिखता है ESR करा लो भाई इसका, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये क्या होता है, तो ये भी क्या है समझना, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है कि आरबीसी किस फॉर्म में सेटल डाउन होती है, किस रेट में सेटल डाउन होती है। इसकी यदि मैं नॉर्मल वैल्यू की, देखो नॉर्मल वैल्यू इसकी मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, और एज वाइज चेंज होती है, जैसे 0 से 50 साल, 50 से 85 साल एंड 85 साल, तो ये और बढ़ता जाता है। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या क्या है आपको मैं बता दूं, मेल में जो इसकी वैल्यू होती है वो 15 mm/8 से कम होती है, ठीक है। फीमेल में 20 तक ये नॉर्मल होता है, ठीक है। यदि थोड़ी एज बढ़ जाती है 20 हो जाता है, ये आप देखना, यदि किसी डॉक्टर लिखता है क्या इसका मतलब होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये 30 हो जाता है एंड और देखते हैं तो 30 mm ऑफ HR होता है, और फीमेल में 85 से ऊपर जो फीमेल है उसमें 42 तक इसको नॉर्मल माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो आप। देखो यदि ESR का लेवल बढ़ा आता है, इसका मतलब है पेशेंट को इन्फ्लामेशन है, कहीं सूजन आ रहा है पेशेंट को, उसका मतलब ये होता है। आजकल ESR का और भी मॉडर्न आ चुका है जिसको हम बोलते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। वैसे अब पैथोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन C रिएक्टिव प्रोटीन भी होता है, 0 से 3 तक नॉर्मल होता है, ठीक है। यदि 3 से 10 है तो माइल्ड है, 10 से 100 है तो उसका मतलब है कि मॉडरेट है, और 100 से ज्यादा है इसका मतलब है कि सीवियर है। ये सब क्या बताता है, ये सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, ये इन्फ्लामेशन को बताता है। यदि इनकी वैल्यू बढ़ गई है तो इन्फ्लामेशन है। कैसे, अब देखो सेटल डाउन ESR है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कितनी रेट से, रेट ऑफ आरबीसी सेटल डाउन, कि आरबीसी किस रेट से नीचे सेटल हो रही है, सेटल डाउन किस रेट से हो रही है, उसको बताता है। नॉर्मल आरबीसी सेटल डाउन नहीं होती क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो कंटिन्यू फ्लो करती है, लेकिन फिर भी 15 से 20 तक अपन उसको क्या मान सकते हैं, नॉर्मल। लेकिन आप एक चीज मानो, यदि उसमें इन्फ्लामेशन हुआ, यदि इन्फ्लामेशन हुआ, वो अपना जीटा पोटेंशियल को लॉस कर दिया, जीटा पोटेंशियल लॉस कर दिया, अब वो न्यूट्रलाइज हो गई, अब वो एक दूसरे से स्टैक चिपकने लगते हैं और वो बॉटम पे जाके सेटल डाउन होने लगती हैं।
उसकी रेट को अपन मेजर कर लेते हैं, किस रेट से सेटल डाउन हो रही है। 15 तक मेल में नॉर्मल मानते हैं और फीमेल में 20 तक नॉर्मल मानते हैं। यदि इससे ज्यादा हो रहा है मतलब कि आप समझ जाएंगे जीटा पोटेंशियल गायब हो गया है। अब आरबीसी सेटल डाउन हो रही है नीचे, मतलब कि कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन है ना। और जो सेटल डाउन होकर जो अरेंजमेंट होता है आरबीसी का, तो उसको अपन बोलते हैं एक के ऊपर ऐसे अरेंजमेंट होता है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, ऐसे पूरा झुंड लग रहा है, स्टैक ऑफ द डिनर प्लेट, है ना। इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये सब क्या है, आजकल ईएसआर करना बंद कर दिया है, या करते हैं सस्ता, जहाँ पे नॉर्मल होता है वहां पे ईएसआर ही करते हैं, लेकिन और एडवांस हो गया सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, सीआरपी कराते हैं। ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स पे काम करता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रोलेक्स फॉर्मेशन या और ईएसआर की वैल्यू। अभी कभी ईएसआर करा देते हैं तो डॉक्टर क्या जानना चाहता है कि पेशेंट को कहीं सूजन तो नहीं आ रहा है। इसको जानने के लिए वो क्या कराता है, ईएसआर, इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल आरबीसी प्रोफाइल को अपन देखते हैं कि आरबीसी की नॉर्मल प्रोफाइल कैसे होती है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं नॉर्मल आरबीसी प्रोफाइल। जब भी आप सीबीसी कराते हो तो उसमें ऊपर का सेगमेंट, ऊपर का सेगमेंट होता है वो आरबीसी का ही होता है ना, उसमें अपन आरबीसी को देखते हैं। ठीक है, तो अपन उसमें नॉर्मल आरबीसी सेगमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो गलत सा लग रहा है मुझे, सॉरी। नॉर्मल आरबीसी प्रोफाइल क्या होती है, इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पॉइंट याद रखना, बहुत काम आएगी। सबसे ऊपर आता है वो आता है आरबीसी काउंट, जिसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट काउंट। ठीक है, आप सीबीसी कराओगे तो उसमें सबसे ऊपर आता है एरिथ्रोसाइट काउंट। आपको बता देता हूँ कि इसको अपन किस में देखते हैं, सीबीसी में, या कई जगह इसको ऑटोमेटेड सेल काउंट बोलते हैं, है ना। ऑटोमेटेड सेल काउंट बोल दो या इसको सीबीसी, दोनों सेम बात होती है, ऑटोमेटेड सेल काउंट। और ये किस में जाता है, एडिटा वाइल में जाता है, एडिटा वाइल में जाता है सेंटर, है ना। नॉर्मल सेल काउंट कितना होता है ये समझो आप। ये देखो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। यदि अपन बात करें कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, अलग अलग होता है। कितना कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेल में इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 4.5 से 5.5 या 5 मिलियन पर ml, बल्कि 1 ml में कितना होता है, 43 से 55 लाख तक आरबीसी पाई जाती हैं। यदि फीमेल में बात करें तो ये वैल्यू 4 से 4.5 मिलियन पर ml तक देखने को मिलती है। कितना, 4 से 4.5 मिलियन पर ml तक देखने को मिलती है, अलग अलग होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि मेल में ज्यादा क्यों होती है, मेल में आरबीसी है वो फीमेल से ज्यादा क्यों होती है, तो इसका आंसर है कि मेल में इसलिए ज्यादा होती है कि मेल में एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो हीमोपोइसिस में हेल्प करता है, वो हीमोपोइसिस को इंक्रीज करता है। इसलिए देखा जाता है कि मेल में आरबीसी ज्यादा पाई जाती है। देखो टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल में ही पाया जाता है, मेनली मेल में ही टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, आरबीसी को बूस्ट करता है, हीमोपोइसिस को बूस्ट करता है, इसलिए मेल में आरबीसी ज्यादा पाती है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि फीमेल में ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए भी वहां पे आरबीसी कम होती है। लिख लो ये बात भी कि फीमेल में जो मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से भी क्या होता है, आरबीसी लॉस होती है ना, तो इसलिए भी उसमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट काउंट भी आप देखना, आपको हर लैब टू लैब थोड़ा डिफर देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेजली इतना ही देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे मेन देखा जाता है हीमोग्लोबिन।
ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना होता है। और जो मेनली तो देखा जाता है पूरी सीबीसी में आरबीसी प्रोफाइल में, हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग ही अपन एनीमिया को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेन हीमोग्लोबिन होता है। ये कितना कितना होता है, यदि अपन बात करें मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, तो इसको देखो कि मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 14 to 18 ग्राम पर डीएल, जबकि फीमेल में अपन देखते हैं, फीमेल में ये अपन को देखने को मिलता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल। क्लियर, ये हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है कितना, 14 to 18 और 12 to 16 ग्राम पर डीएल। यदि हीमोग्लोबिन आपका कम देखने को मिलता है, कितने से, 11 से कम देखने को मिलता है, तो हम उसको कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, अब ये एनीमिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यदि 10 से 11 है तो यदि इसको भी अपन 3 फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड एनीमिया, जब अपन एनीमिया पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, सेकेंड ईयर में जब अपन डिजीज पढ़ेंगे तब अपन एक एक को डिस्कस करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, तो जब अपन पढ़ेंगे कि माइल्ड होता है, माइल्ड किसे बोलते हैं, यदि आपका हीमोग्लोबिन 10 से 11 है तो माइल्ड बोल देंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 8 से 10 है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, और सीवियर जब 8 से कम है। ठीक है, 8 से कम है उसको क्या बोलते हैं, सीवियर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन आगे जाके ये भी देखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन टैबलेट से काम चल जाता है, आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट आती है उससे काम चल जाता है। ठीक है, जबकि मॉडरेट में क्या होता है कि इसमें आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाते हैं, और 8 से कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। क्या होता है, ब्लड चढ़ाना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, अपन को खून चढ़ाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो एनीमिया डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस पे इतनी देर मत करना, क्योंकि आजकल जो WHO की गाइडलाइन आई है उसने एनीमिया को बताया कि जो मेल में एनीमिया है वो लेस देन जो 13.12.9 से या 13 से कम चल जाता है तो उसको मेल में क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। क्या हो रहा है, ठीक है, और फीमेल में अब बोलने लग गए, क्लासिफिकेशन ऐसे चेंज हो गया, पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता था, अब इसको भी कैटेगरी में बांट दिया है। अब जैसे कि फीमेल में बात करें तो 12 से कम ग्राम पर डीएल हो जाता है तो उसको एनीमिया करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप 11.9 कर लो फीमेल में। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अपन बाद में देखेंगे इसको अच्छी तरह। ठीक है, तो एनीमिया पढ़ेंगे तब अपन पूरी गाइडलाइंस देखेंगे, आपको बताएंगे कि WHO ने क्या बताया, इंडिया में क्या चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बात आते हैं, हीमोग्लोबिन अपन ने देख लिया। हीमोग्लोबिन के बाद में अपन जो देखा जाता है वो देखा जाता है हीमेटोक्रिट वैल्यू। हीमेटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं, इसी को पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या, हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है इसको समझना, क्योंकि आपसे वाइवा में कोई भी डॉक्टर राउंड करते हैं तब पूछ सकते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है। समझना, ये होता है टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसी का टोटल परसेंटेज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल। ठीक है, 55% एवरेज क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। सेल में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट और ये डब्ल्यूबीसी वो 1% से कम होती है और 99% तक ये पाया जाता है। पर मैं ओवरऑल कि आरबीसी पूरे ब्लड में कितना परसेंट है उसको देखना चाहें, मतलब 45% सेल है तो 44% तक आरबीसी होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एसिड हो गया कि पूरे 100 ml ब्लड में या पूरे ब्लड में कितना आरबीसी का कंसंट्रेशन है या आरबीसी कितनी पाती है, उसको हीमेटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं।
ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू, यदि अपन मेल में बात करें कि मेल में कितना पाया जाता है हेमाटोक्रिट, तो इसकी वैल्यू भी ऐसे डिफर करते हैं, लेकिन अपन एनक्लेक्स वाली बुक है उसकी वैल्यू देखते हैं। वो बताता है कि नॉर्मल होता है 42 से 52%। टोटल ब्लड का 42 से 52% आरबीसी होता है मेल में, है ना। एवरेज अपन बात करें तो 45 होता है ना। यदि अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में थोड़ा कम है आरबीसी, प्लाज्मा ज्यादा पाया जाता है। कितना होता है? वो होता है 38 से 48%। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है, हेमाटोक्रिट वैल्यू की नॉर्मल रेंज क्या होती है। होता क्या है कि टोटल ब्लड में कितना परसेंटेज आरबीसी पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमाटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एमसीवी। ये क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, है ना। ये क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है कि आरबीसी का वॉल्यूम क्या है वो बताता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमसीवी आरबीसी का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का वॉल्यूम क्या होता है तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 80 to 100 फीमेटोलीटर होता है। 80 to 100 फीमेटोलीटर। फीमेटोलीटर भी मैंने आपको बताया था कि एक फीमेटोलीटर इक्वल टू 10 to 15 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 to 15 लीटर होता है। क्लियर? क्या बोलते हैं? फीमेटोलीटर। क्लियर? इससे कम चल जाता है तो एनीमिया बोलते हैं इसको, आगे जाके अपन देखेंगे। फिर आपको पूरा एक्सपर्ट बना देंगे, आपको देखना भी है किस तरह एनीमिया बोलते हैं, क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, है ना, एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? ये इसका मतलब ये है कि एक आरबीसी के अंदर, ठीक है, एक आरबीसी नहीं होता, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। क्या बताया मैंने कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का जो वेट है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, उसका कितना वेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपके उसको क्या बोला जाता है? एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 27 to 32 पिकोग्राम पर सेल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को कोई पूछ ले तो उसको बोलते हैं एमसीएचसी। इसकी क्या हुआ? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हमसे इसकी वैल्यू पूछता है तो 32 to 36 ग्राम पर डीएल। 100 ml ब्लड है, पता ना, 1 DL इक्वल टू 100 ml, है ना। 100 ml में इतना ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये बताना चाहता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बताता है ना कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अपन आरबीसी प्रोफाइल में ये 6 वैल्यू होती है, एनीमिया पढ़ेंगे। 6 की 6 वैल्यू आपकी काम आएगी। क्या? सबसे पहले काउंट, उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसके बाद एमसीवी, उसके बाद एमसीएच, उसके बाद एमसीएचसी और उसके बाद पैक्ड सेल वॉल्यूम। देखना हर सीबीसी रिपोर्ट में ये आरबीसी प्रोफाइल होते हैं। सबकी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, कौन क्या बताता है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपन आगे जाके देखेंगे कि ये आपके एनीमिया में बहुत काम आता है। एनीमिया का क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से अभी आप चाहो तो लिखो, क्योंकि इसको डिटेल में मुझे बताना है कि अलग अलग गाइडलाइन, मेल में एनीमिया अलग को बोलते हैं, फीमेल में अलग कैटेगरी को बोलते हैं, इसलिए अभी आप इनको इतना ध्यान मत दो, अभी आप इनको मिटा भी सकते हो, है ना। क्योंकि कल ही आप मुझे कमेंट करने लग जाओगे कि आपने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि
एनीमिया कब बोलते हैं? एनीमिया की डेफिनेशन एक्चुअली होती है कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी, उसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो आरबीसी के कैसे बनता है, आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस को पढ़ेंगे। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है उसको अपन देखेंगे। इनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।